हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 9th साइंस के चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना की जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। पूरी इस एक्सरसाइज में 19 क्वेश्चंस हैं और इस वीडियो में हम सारे 19 के 19 क्वेश्चंस करेंगे, तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखना। लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में यहाँ पे सब लिखा हुआ है। सबसे पहले उनकी स्थिति यानी वो कहाँ पर रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो प्रोटॉन होता है वो नाभिक के अंदर होता है, नाभिक के भीतर, और न्यूट्रॉन भी नाभिक के भीतर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आवेश की, चार्ज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो ऋणात्मक यानी नेगेटिव होता है। जो प्रोटॉन होते हैं उनका चार्ज पॉजिटिव होता है, उनका आवेश। और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो ना पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं यानी उदासीन होते हैं। ठीक है, अब उनके द्रव्यमान की बात करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में जो इलेक्ट्रॉन है उनका द्रव्यमान बहुत 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 कम होता है। यानी प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1/2000 होता है। तो प्रोटॉन अगर मान लो कि 2 किलो की चीनी है, 2 किलो की चीनी का डब्बा है और उसमें 1 ग्राम हमने कुछ रख दिया है, तो ये समझो कि ये पूरा प्रोटॉन हो गया और ये 1 ग्राम जो है ये हो गया है इलेक्ट्रॉन। इस तरह से है, ठीक है ना। एक रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, बड़े बहुत हल्का होता है। लेकिन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो आपस में लगभग बराबर होते हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लगभग बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन से लगभग 2000 गुना होता है। यहाँ पे बार बार लगभग 2000 गुना लिखा है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट नंबर है वो 1837 गुना होता है। ठीक है, तो लेकिन आपकी बुक्स में भी लिखा है लगभग 2000, तो हम भी लगभग 2000 लिखेंगे। लेकिन जो ये है ये थोड़ा एग्जैक्ट नंबर है। 1837 गुना होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के। और जो न्यूट्रॉन है इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और अगेन जो न्यूट्रॉन होगा इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में लगभग 2000 गुना ज़्यादा होगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो लगभग आपस में बराबर होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम में अगर आ गया तो आप जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसा ही आंसर लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जे टॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। तो जे टॉमसन ने अपना तरबूज मॉडल दिया था। आप जानते हैं ये तरबूज बना हुआ है, तरबूज की तरह। जे टॉमसन ने कहा था कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है तरबूज की तरह, जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। तो ये तो टॉमसन ने कहा था। रदरफोर्ड ने इसमें कमियां बताई, क्योंकि रदरफोर्ड ने अपना अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग यानी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। और रदरफोर्ड ने क्या किया था कि जो सोने की पन्नी है उसमें, ये सोने की पन्नी है और यहाँ से रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल की बमबारी इसमें कराई। तो रदरफोर्ड ने देखा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो सीधे पार चले गए। तो अगर हमारे पास जो परमाणु है वो तरबूज की तरह अगर होगा, तरबूज की तरह धनावेशित गोला होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे धंसे हैं, तो अल्फा पार्टिकल तो पार ही नहीं कर पाएंगे उसके। ये तो इसमें या घुस जाएंगे या टकरा के वापस आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये तो आराम से पार चले गए। इसका मतलब ये है कि जो परमाणु है उसमें बहुत सारा खाली भाग है, बहुत सारा खाली है। लेकिन टॉमसन के हिसाब से परमाणु में कोई खाली भाग नहीं था, तो ये कमी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें 3 पॉइंट में हम कमियां बता सकते हैं। टॉमसन का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के प्रयोग को समझाने में असफल रहा। ठीक है ना, कि अल्फा पार्टिकल सोने की पन्नी को कैसे सीधे पार करके चले गए, ये टॉमसन के परमाणु मॉडल में नहीं मिला। धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति को भी टॉमसन का परमाणु मॉडल नहीं समझा सका। ठीक है, जैसे रदरफोर्ड ने बड़े अच्छे से बताया कि भाई केंद्र में ये पॉजिटिवली चार्ज है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं। ठीक है, ये नाभिक है और चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये तो बताया रदरफोर्ड ने अच्छे से। टॉमसन का परमाणु मॉडल ये नहीं बता सका। टॉमसन का परमाणु मॉडल नाभिक को समझाने में असफल रहा, यानी टॉमसन के परमाणु मॉडल में नाभिक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और नाभिक किस तरह से रदरफोर्ड ने ये निकाला, ये भी टॉमसन का परमाणु मॉडल नहीं समझा सका। तो ये 3 कमियां आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह। और जो यहाँ पे लिखा है पूरा आंसर अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। तो देखो, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल बनाया, लेकिन बोर जो आया, बोर एक साइंटिस्ट नील्स बोर, उन्होंने भी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां बताई। तो देखो कमियां क्या थी।
रदरफोर्ड ने ये कहा था कि ये नाभिक होता है और इसके चारों ओर गोल गोल कक्षाओं में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। बोर ने यह कहा कि ऐसे ही कहीं भी नहीं घूमते हैं, अगर ऐसे ही इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो उनमें क्या होगा कि उनमें एक त्वरण होगा, त्वरित होंगे, जिससे कि ऊर्जा उनकी बाहर निकलेगी, बार बार ऊर्जा बाहर निकलेगी। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते 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 अंदर आ जाएगा, क्योंकि इसकी ऊर्जा लूज होती रहेगी और ये अंदर आता रहेगा। लेकिन और इससे क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ अंदर घुस गया तो ये तो एटम ही खत्म हो जाएगा, परमाणु ही खत्म हो जाएगा, लेकिन परमाणु खत्म थोड़े ना होता है। तो यही कमी जो है बोर ने बताई कि इसमें ये कमी है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ आएगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो देखो बोर का जो परमाणु मॉडल है उन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में एक चेंज किया। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ये था कि जो नाभिक है इसकी चारों ओर गोल गोल यानी वर्तुलाकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन बोर ने कहा कि भाई ठीक है चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो केवल निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जिनको विविक्त कक्षा कहते हैं। और जब वो चक्कर लगाते हैं तो इनमें ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, ऊर्जा नहीं रिलीज होती है, ठीक है, ये बोर ने कहा। तो मैं ये समझता हूँ कि रदरफोर्ड के मॉडल में ही थोड़ा सा चेंज किया बोर ने, और इस तरह से उन्होंने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, रदरफोर्ड ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन हैं ये नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं। अब वो कहीं भी चक्कर लगा सकते हैं, किसी भी कक्षा में चक्कर लगा सकते हैं गोल गोल, लेकिन बोर के हिसाब से ये है नाभिक, और जो कक्षाएं होती हैं कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होती हैं, कि ये पहली कक्षा होगी, ये दूसरी कक्षा होगी, इसको हम कोश या शेल भी कहते हैं। इनकी कोई निश्चित दूरी होती है, एक पर्टिकुलर जगह पे होते हैं, ऐसे नहीं कि कहीं भी ये चक्कर मारना शुरू कर दें। तो ये इनको कहते हैं ऊर्जा स्तर भी कहते हैं और कोश भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडलों की तुलना कीजिए। आपके चैप्टर में 3 मॉडल दिए हैं, एक थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड और बोर का परमाणु मॉडल। तो इनकी तुलना करते हैं। देखिए थॉमसन का परमाणु मॉडल आप देख सकते हैं एक तरबूज की तरह था, जिसमें ये जो तरबूज है पूरा धनावेशित गोला है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे धसे हैं जैसे तरबूज में बीज धसे होते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। परमाणु का संपूर्ण धनावेश और ऋणावेश पर आपस में बराबर होते हैं, जिससे परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। तो जितना प्लस चार्ज है उतना माइनस चार्ज है, ये थॉमसन ने भी कहा था, ये सभी ने कहा है, ठीक है। और इस तरह से थॉमसन का परमाणु मॉडल है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है? रदरफोर्ड ने ये कहा कि परमाणु को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है केंद्र में नाभिक, नाभिक पर संपूर्ण धनावेश और ऋणावेश संपूर्ण धनावेश और लगभग सभी द्रव्यमान समाहित होता है, और इसके चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यह रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। बोर ने क्या परमाणु मॉडल बताया? देखो बोर और रदरफोर्ड का लगभग सेम है। बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में थोड़ा सा चेंज किया। बोर ने यह कहा कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कहाँ चक्कर लगाते हैं? आप ध्यान रखना, अगर आपसे कोई बोर का परमाणु मॉडल पूछे तो आप ये शब्द जरूर इस्तेमाल करोगे, विविक्त कक्षाओं में, ठीक है, जिन्हें कोश या ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। अगर आपने ये लाइन लिखी तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे बोर के परमाणु मॉडल में, ठीक है। इनमें परिक्रमण करते हैं इलेक्ट्रॉन, और इन कक्षाओं में परिक्रमण करते हुए ये अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं। तो ये है बोर का परमाणु मॉडल। तीनों परमाणु मॉडल आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। तो आपने अभी देखा होगा जो बोर का परमाणु मॉडल था, इसमें अलग अलग कोश होते हैं। एक कोश ये है, फिर एक ये है, फिर एक ये है, फिर एक ये है, और भी होते हैं, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण एक प्रॉपर वे में होता है। उनके नियम होते हैं। ऐसा नहीं कि हमने इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो भाई इसमें हम 5 भर दें पहले वाले में, फिर 4 भर दें, ऐसा नहीं है। प्रॉपर नियम होते हैं। और वो नियम क्या है? बोर और बरी ने ये नियम दिए थे। तो नियम है, इन नियमों के अनुसार कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है।
तो आप जानते हैं कि सबसे पहले केंद्र में होता है नाभिक, तो ये हो गया नाभिक, और इसके बाद इसकी चारों ओर कक्षाएं होती है। पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी कक्षा है। तो ये n बराबर 1, n बराबर 1, 2, 3, 4, इसको हम नाम दे सकते हैं K, L, M और N, ठीक है ना। तो जो पहला कोश है, यानी ये पहला वाला जिसमें 1 लिखा है, इसमें n की जगह पे 1 रखेंगे तो 2n² फॉर्मूले में n की जगह पे 1 लगाएंगे तो 2 आएगा। यानी पहले कोश में सबसे अधिक कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फिर अगर हम दूसरे कोश की बात करें तो उसमें ये जो फॉर्मूला है, n की जगह पे 2 लगाओ तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, ये 8 आ गया। तो दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं सबसे ज़्यादा। फिर तीसरे में हो सकते हैं, n की जगह पे 3 लगाओ तो n की जगह पे हमने 3 पुट किया तो यहाँ पे 18 आ गया। यानी तीसरे कोश में सबसे ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं भर सकते। चौथे कोश में सबसे ज़्यादा 32 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं भर सकते हो, ठीक है। तो ये बोर और बरी के नियम थे। अच्छा, सबसे बाहरी कोश, अब कुछ और नियम है इनके अलावा। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, यानी जो सबसे बाहर होगा उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं। तो मान लो कि आपने अगर भरने हैं, मान लो कि 19 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो आप ये मत सोचना कि भाई पहले में 2 भर देंगे, दूसरे में 8 भर देंगे, तीसरे में 9 भर देंगे, ऐसा नहीं है। लास्ट में 8 से अधिक नहीं हो सकते, तो तीसरे में 9 नहीं भरेगा इस केस में, ठीक है। अच्छा, फिर है किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाली भीतर कक्षा पूर्ण रूप से नहीं भर जाते। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने भरने हैं 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, ये नहीं कि हमारी मर्जी हम पहले में नहीं भर के सीधा यहाँ से शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले हमने सबसे अंदर भरने हैं 2, क्योंकि सबसे अंदर में 2 भरे जाते हैं। फिर उसके बाद इसमें भरने होते हैं, तो प्रॉपर तो सबसे भीतर बाद पहले भरते हैं, फिर धीरे धीरे बाहर 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 आते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपने सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन जो है सीधे बाहर ही लगा देगी, भाई 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 5 ही बाहर चिपका दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। सबसे पहले सबसे अंदर भरे जाएंगे और उसके बाद फिर उससे बाहर वाले में, फिर और बाहर, इस तरह से। तो ये नियम थे बोर और बरी के, आप देख सकते हैं, आप प्रॉपर इसको रट लीजिए और ऐसा आप एग्जाम में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण देते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। देखो, संयोजकता क्या होती है? आप जानते हैं कि जो परमाणु होता है वो स्थिर नहीं होता है, फ्री नहीं रह सकता है। परमाणु बड़ा चंचल होता है, उसको अणु बनना होता है, यानी एक अस्थाई होना होता है। तो उसके लिए वो कब स्थायी होता है? किसी भी परमाणु के जब लास्ट में, आखिरी शेल में, सबसे लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि जो परमाणु है वो अस्थायी हो गया है। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के चक्कर में ही वो कभी इलेक्ट्रॉन देता है, कभी इलेक्ट्रॉन लेता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, क्लोरीन की बात करूं, ठीक है, क्लोरीन यहाँ नहीं लिखा हुआ बट मैं क्लोरीन की बात करता हूं। क्लोरीन में है 287, इस तरह से सबसे लास्ट में 7 है। तो क्लोरीन के पास 2 चॉइस हैं। पहली चॉइस ये है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन देकर 7 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये हट जाएगा यहाँ से और लास्ट में ये 8 आ जाएंगे। दूसरी चॉइस ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन ये बाहर से ले ले तो इससे इसके पास हो जाएंगे 288। तो क्या ऑप्शन बेटर है? तो क्लोरीन ने ये सोचा कि यार 7 देना तो मुश्किल है, 1 लेना आसान है। तो क्लोरीन की जो संयोजकता यानी वैलेंसी है ये 1 हो गई है। यहीं पे अगर मैं बात करूँ सोडियम की, सोडियम में टोटल 11 होते हैं, 281, तो सबसे लास्ट में 1 है। तो अब सबसे लास्ट में 8 पूरे करने हैं, तो 2 तरीके हैं, या तो 1 यहाँ से हटा दो तो सबसे लास्ट में 8 हो गए ना। दूसरा तरीका ये है कि 7 ये बाहर से ले ले तो इसमें भी 8 हो जाएंगे। तो इसके लिए 1 देना आसान है, 7 लेना मुश्किल है, तो इसीलिए सोडियम क्या करेगा, 1 छोड़ देगा। तो सोडियम की वैलेंसी भी 1 है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसे देना पड़ रहा है। तो ध्यान रखना, लास्ट शेल में 8 पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, उसको हम कहते हैं वैलेंसी यानी संयोजकता।
लेकिन ध्यान रखना कभी कभार लास्ट में 2 से भी काम चल जाता है। जैसे अगर आप बोलो कि सर लिथियम में तो 3 होते हैं तो इसकी संयोजकता क्या है, तो लिथियम का वितरण कैसे होता है 2-1, यानी पहले में 2 दूसरे में 1। अब देखो तो अब इसका मतलब ये नहीं कि लिथियम 7 बाहर से लेगा 8 पूरे करने के लिए, नहीं, लिथियम ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और इसके पास 2 हैं। तो जो छोटे छोटे होते हैं इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन काफ़ी हैं, ठीक है। जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूं, इसके पास 1 पहले से होता है और 1 इससे चाहिए होता है, तो ये 2 के साथ खुश है। बेरिलियम जो है, बेरिलियम भी 2 के साथ खुश है। इसमें टोटल 4 होते हैं, पहले में 2 दूसरे में 2, तो ये अपने 2 दे देगा और बस इसके लास्ट में 2 हो जाएंगे, खुश है इतने से। लेकिन जो बड़े होते हैं उनको 8 चाहिए होते हैं। अब इस मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। देखो सिलिकॉन जो है उसमें होते हैं 2 8 4, तो सिलिकॉन के पास ऑप्शन है या तो 4 दे दे या 4 ले ले, और दोनों इसके पास खुले ऑप्शन है। तो सिलिकॉन क्या करेगा, तो सिलिकॉन की जो वैलेंसी यानी संयोजकता है 4 हो गई है। आप किसी भी तरह से देखो 4 देगा या 4 लेगा तो भी दोनों केस में 4 रहेगी, तो सिलिकॉन में तो सोचने में कोई टेंशन नहीं है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसमें 2 6 हैं। ऑक्सीजन के पास 2 चारे हैं, या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन दे दे या 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो ऑक्सीजन के पास ऑप्शन ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन ले ले वो, ठीक है ना। वैसे भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन तो लूज कर नहीं सकता क्योंकि वो तो नॉन मेटल है, तो इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। और इसलिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 8 पूरे हो जाएंगे ना लास्ट में, इसलिए तो 2 लेगा। और वैसे ऑक्सीजन शेयर करता है, ठीक है। बट एनीवे अगर हम आयनिक बॉन्ड बनाए तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन लेता भी है, और अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड बनाए तो उसमें शेयर करता है। एनीवे कहने का मतलब ये है कि इसको 8 पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसकी जो संयोजकता है ये 2 है, ठीक है। तो सिलिकॉन की 4 है और ऑक्सीजन की 2 है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, समभारिक। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है समस्थानिकों के कोई 2 उपयोग लिखिए। उदाहरण के साथ हमें बताना है, तो मैं आपको बीच बीच में इनके एग्जाम्पल भी देता रहूँगा। पहला है परमाणु संख्या। किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, तो जितने प्रोटॉन होंगे वही परमाणु संख्या होती है। तो एग्जाम्पल के लिए जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में टोटल होते हैं 8 प्रोटॉन, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या भी 8 है, आप ऐसा लिख देंगे, ठीक है ना। ओके। द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। इसका एग्जाम्पल देना है, तो अगर मैं बात करूं फिर से ऑक्सीजन की, इसमें 8 तो हैं प्रोटॉन और 8 ही होते हैं न्यूट्रॉन, इसीलिए इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो हो जाएगी 8 + 8 यानी 16, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। तीसरा क्वेश्चन है समस्थानिक क्या होते हैं। तो समस्थानिक होते हैं ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। तो अगर मैं बात करूं 1H1, 1H2 और 1H3, आप जानते हैं कि जो नीचे लिखे होते हैं, जो ये नीचे लिखे होते हैं, इनको कहते हैं क्या, परमाणु संख्या। और देख सकते हैं कि इनकी जो परमाणु संख्या है ये समान है ना। अच्छा, और जो ऊपर लिखे होते हैं ये होती है द्रव्यमान संख्या, और आप देख सकते हैं कि इनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न है, ठीक है। तो ये हो गया है समस्थानिक। समभारी क्या होते हैं, ऐसे तो जिनकी द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न होती है। तो अगर मैं एग्जाम्पल लूँ एक 6C14 और 7N14, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 6 और 6 परमाणु संख्या है, तो ये तो भिन्न है, आप देख सकते हैं अलग अलग है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो दोनों की एक समान है, इसलिए ये दोनों समभारिक हैं, ठीक है ना, समझ आ गया। समस्थानिकों के 2 उपयोग, तो कार्बन का एक समस्थानिक है C14, ये कार्बन डेटिंग में इसका प्रयोग होता है। यूरेनियम का एक समस्थानिक है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर यानी नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोडियम पॉजिटिव, देखो Na+ क्या है, देखो जब भी प्लस लिखा होता है यानी उसने इलेक्ट्रॉन दिया है, जब माइनस लिखा होता है यानी उसने इलेक्ट्रॉन लिया है। अगर मैं लिखूं Cl- यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। अगर मैं लिखूं O-, यानी ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। इसी तरह से है सोडियम प्लस, तो यानी सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। देखो सोडियम तो ऐसा होता है, लेकिन सोडियम पॉजिटिव Na+ क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन तो चला गया, अब बचा ये। और आप जानते हैं कि जो पहले वाली शेल होती है ये K होती है और दूसरी वाली शेल L होती है। तो और ये भी आप जानते हैं, मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, जो इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि बोरबरी का नियम ये था कि K में अधिकतम 2 हो सकते हैं और L में अधिकतम 8 हो सकते हैं। इसीलिए जो Na पॉजिटिव है कि सभी K और L के कोश पूरी तरह से भरे होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रोमीन का जो परमाणु है ये अपने दो समस्थानिकों के रूप में होता है। तो एक पहला समस्थानिक है 35 ब्रोमीन 79 और यह है 49.7%, और दूसरा समस्थानिक है 35 ब्रोमीन 81 और ये है 50.3%। देखिए ये जो ब्रोमीन है इसका द्रव्यमान हम 79 देख सकते हैं, क्योंकि ये होती है द्रव्यमान संख्या, ठीक है, ये जो ऊपर लिखा है। तो जो ये वाला ब्रोमीन है 49.7%, 79 यूनिट इसका द्रव्यमान है, और 50.3% जो ब्रोमीन है उसका 81 यूनिट है। तो अगर हमें पूरे ब्रोमीन का एक औसत द्रव्यमान देखना है तो क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो तो औसत ब्रोमीन का औसत द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, देखो तो यहां पे 79 जो द्रव्यमान है ये कितने हिस्से, ब्रोमीन का कितना पार्ट है, ये ब्रोमीन का 49.7% है, परसेंट यानी 100 से हम डिवाइड कर देते हैं। और जो ये ब्रोमीन है ये 81 कितना है, ये है 50.3%, ये है। अब हम इससे कैलकुलेट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 3926.3/100, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 4074.3/100, और इसके बाद 100 तो नीचे एलसीएम आ गया, और इनको प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद ये आएगा 60008, और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 80.006 यूनिट। तो अगर लगभग में हम लिखें तो ये आएगा 80 यूनिट। ओके, तो 80 यूनिट लगभग इसका आप लिख सकते हैं, अप्रॉक्स लिख सकते हैं, या ये भी अप्रॉक्स का साइन है, और ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान 16.2 यूनिट है। तो बेसिकली आप जानते हैं कि जो समस्थानिक होते हैं उनका हम एक औसत परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं, और हम ये कहते हैं कि हाँ भाई इस तत्व का परमाणु द्रव्यमान ये है, जो उनका एक औसत निकलता है अलग अलग समस्थानिकों का। तो यहां पर 2 समस्थानिक ये दिए हैं और ये पूछा है कि ये समस्थानिक कितने हैं, यानी ये कितना परसेंट है और ये कितना परसेंट है। तो हम मान लेते हैं कि ये है n%, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 100 - n%। ठीक है, कोई प्रॉब्लम समझने में? ओके, अब देखो जो औसत परमाणु द्रव्यमान है वो है 16.2। ये जो परमाणु द्रव्यमान है ये किस किस से मिलकर बना है, ये इन दोनों से मिलकर बना है। ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या होता है, ध्यान रखना, इसका मतलब ये है कि जो ये वाला आइसोटोप है, ये वाला समस्थानिक है, उसमें n% का द्रव्यमान 16 है, और जो ये वाला समस्थानिक है जिसका कि द्रव्यमान 18 है, वो प्रकृति में 10, उस सैंपल में जो दिया गया नमूना है उसमें 100 - n% है, यानी n% का मास इतना है, द्रव्यमान इतना है, और 100 - n% का द्रव्यमान इतना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो
16 कितने का है? n% का है, तो n/100 करेंगे। और 18 कितने का है? ये है 100 माइनस n% का। बस अब हमें इन्हें सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 16n और यहाँ से ये आ जाएगा 1800 माइनस 18n और पूरा नीचे हम 100 एलसीएम ले लेंगे। ये है 16.2। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1620 बराबर 1800 और 16 में से 2 गया, ये 18 गया, तो ये माइनस का 2n बचेगा। अच्छा, ये n2n इस तरफ आया और ये इस तरफ गया, तो 1800 माइनस 1620, सो 2n हो जाएगा 180 और n है 90। तो इसका मतलब ये है कि जो सैंपल हमारे पास है, जो ये वाला सैंपल है, ये है जो ये वाला सैंपल है, ठीक है ना, 16 पॉइंट ये 8x16 ये हमारे पास है 90%। और जो सैंपल ये है 8x18 ये सैंपल है 10%। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे ये निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 10 इस पूरी बुक के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि तत्व का Z3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी? और इसका नाम भी लिखिए। देखो, तत्व यानी एलिमेंट, और Z होता है परमाणु संख्या। तो इसकी जो परमाणु संख्या है ये है 3, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? देखो, परमाणु संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हैं। 3 इलेक्ट्रॉन कैसे बटेंगे? तो 3 इलेक्ट्रॉन का वितरण होगा। पहली कक्षा में 2 आएंगे और दूसरी कक्षा में 1 आएंगे। अब इसको एक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो ये ले ले 7 इलेक्ट्रॉन, और या अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। क्या आसान है? तो इसके लिए आसान है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दे। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो इसकी संयोजकता है, संयोजकता ये है 1, और ये लिथियम होता है, ठीक है, ये है लिथियम। तो लिथियम मीन्स हाइड्रोजन पहला नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे हीलियम आता है, तीसरे नंबर पे लिथियम आता है। तो लिथियम एक मेटल है, क्योंकि इसने पूछा है कि तत्व का नाम भी लिखिए, तो लिथियम है। देखो माय डियर, मैं आपको ऐसे सजेशन दे रहा हूँ कि परमाणु संख्या 1 से लेकर परमाणु संख्या 20 तक आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से आपको सारे 20 तक याद करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 परमाणु स्पेशीज के केंद्रकों का संगठन नीचे दिया है। तो 2 परमाणु हैं X और Y। तो जो X है इसमें 6 प्रोटॉन है, Y में भी 6 प्रोटॉन है। जो X है उसमें 6 न्यूट्रॉन है, Y में 8 न्यूट्रॉन है। तो X और Y की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, द्रव्यमान संख्या क्या होता है? द्रव्यमान संख्या ये होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो अगर मैं X की बात करूं तो X की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? द्रव्यमान संख्या ये हो जाएगी कितनी? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी 6 प्लस 6, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 6 प्लस 6, तो ये हो जाएगी 12। और अगर मैं बात करूं Y की, तो Y की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 6 प्लस 8, 8 और से 14, तो 14 ये आ गई है। तो ये है, और इनमें क्या संबंध है? तो देखो,
इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पे मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर चूंकि प्रोटॉनों की संख्या समान है, संख्या समान है, तो इसका मतलब इनकी परमाणु संख्या समान है। तो इस वजह से, तो इसका मतलब ये है कि इनकी परमाणु संख्या समान है, और इसलिए ये होंगे समस्थानिक, ये समस्थानिक हैं। ठीक है ना, तो ये समस्थानिक, इनमें ये संबंध है। क्वेश्चन नंबर 14, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है इसमें। तो निम्नलिखित वक्तव्यों में गलत के लिए एफ और सही के लिए टी लिखे। जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ये फॉल्स है। जे टॉमसन ने केंद्रक की तो बात ही नहीं की थी, तो ये है फॉल्स। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए अनावेशित होता है, ये भी फॉल्स है। ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके न्यूट्रॉन बनाते हैं, तो ये गलत है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के से लगभग 1/2000 गुना होता है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है प्रोटॉन से, और इतना गुना होता है। और इसका डी पार्ट है, आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में होता है, इसका उपयोग दवा के रूप में होता है। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। आयोडीन के एक समस्थानिक का इस्तेमाल गोएटर एक बीमारी होती है, घेंगा रोग, उसमें होता है, इसमें नहीं होता है, तो ये फॉल्स है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, अब आगे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो जो रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था, उससे परमाणु का नाभिक मिला था, परमाणु केंद्रक मिला था, ये ए करेक्ट है इसका। ठीक है, तो अब अगला है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, तो जो समस्थानिक होता है उसमें न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है, इसका सी करेक्ट है। ठीक है, तो जो समस्थानिक हैं उनमें न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं, ये ध्यान रखना। उसमें प्रोटॉन एक जैसे होते हैं, ये बात ट्रू है। क्लोरीन माइनस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो देखो, क्लोरीन संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन में टोटल होते हैं 17 होता है। 2, देखो 17 को कैसे बांटेंगे हम, पहले में 2, फिर 8 और फिर 7। लेकिन यहाँ पे जो माइनस लगा है, ये माइनस है ना, तो इस माइनस को लगने की वजह से इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया है, तो इसीलिए सबसे लास्ट में 8 हो गए हैं, तो ये बी करेक्ट है। वैसे भी ये बड़ा आसान था, क्योंकि सबसे बाहरी कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो हो भी नहीं सकते। फिर है क्वेश्चन 18, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है? तो सोडियम में टोटल होते हैं 11, पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे और फिर 1, तो ये वाला सही है। ठीक है, और अब क्वेश्चन नंबर 19, इस सारणी को हमें पूरा करना है, तो बड़ा सिंपल है। देखो, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये क्या है हमें ये भी बताना है। तो देखो, परमाणु संख्या, अगर ये सबसे पहले इसको लेते हैं, अगर परमाणु संख्या 9 है तो आप जानते हैं परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, तो ये भी 9 हो गया, और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी 9 हो गया। आप ध्यान रखना, ये और ये लाइन बिल्कुल एक जैसे होगी। ठीक है, ये और ये जो कॉलम है और ये कॉलम, ये तीनों कॉलम एक जैसे होंगे। अच्छा, तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों को मिला के द्रव्यमान संख्या बनती है। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को प्लस कर दोगे, इन दोनों को, तो ये मिल जाएगा।
तो इस हिसाब से जो द्रव्यमान संख्या है वो इसकी होगी 19। अब ये क्या है, 9 किसका एटॉमिक नंबर, किसकी परमाणु संख्या 9 होती है, तो ये है 9 पे आता है नियॉन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, फ्लोरीन, नियॉन, तो ये है फ्लोरीन। अच्छा, फिर है परमाणु संख्या 16, तो क्योंकि ये 16 है तो इसी वजह से ये भी 16 होगा और ये भी 16 होगा, सिंपल। अच्छा, अब न्यूट्रॉन, तो देखो क्योंकि इन दोनों को मिलाकर बनता है ये, तो इसलिए 32 में से 16 माइनस करके ये बीच वाला आ जाएगा, तो ये 16 आ जाएगा 32 में से 16 माइनस करके। अब है तीसरी लाइन, तो प्रोटॉनों की संख्या इसमें दी है 12, तो आप जानते हैं कि ये भी और ये भी तीनों एक जैसे होते हैं, तो इसी वजह से ये भी होगा 12 और ये भी होगा 12। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन कितने, तो फिर से इन दोनों को माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे, ये हैं 12। अब है ये वाली लाइन देखते हैं, ठीक है ना, इसमें एक प्रोटॉन है, तो अगर एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन होगा उसमें और उसकी परमाणु संख्या भी 1 होगी क्योंकि तीनों एक जैसे होते हैं। अच्छा, अब न्यूट्रॉन निकालना है तो इसमें से इसे माइनस कर दो, न्यूट्रॉन आ जाएंगे, तो इसमें न्यूट्रॉन है 1। अब लास्ट वाले में, तो लास्ट में इसमें जो है प्रोटॉन 1 है, तो जो यहाँ पे होता है वही ये है और वही इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो तीनों हो गए। अच्छा, इनको माइनस करके निकलता है न्यूट्रॉन, तो ये तो पहले से 0 दिया है, ठीक है। अच्छा, अब क्या क्या है ये वो लिखते हैं, तो ये तो फ्लोरीन हो गया, ठीक है, दूसरा सल्फर, ठीक है, तीसरा क्या है, 12 किसका होता है, 12 होता है मैग्नीशियम, तो ये मैग्नीशियम है। फिर इसके बाद 1 किसका है, तो 1 है अपना हाइड्रोजन और ये भी अपना हाइड्रोजन है। अब आप ये सोचोगे सर हाइड्रोजन 2 जगह पे कैसे आ गया, तो ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, ठीक है, जिसको हम 1H2 कहते हैं, ड्यूटीरियम, और ये हाइड्रोजन का एक अलग आइसोटोप है जो मेन हाइड्रोजन एलिमेंट होता है, प्रोटियम। तो ये है वेल, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।